नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजबोध में आपका स्वागत है। आप सोचिए, जो व्यक्ति किसी प्रदेश का आबकारी मंत्री रहा हो और वो शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हो, और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, उनका इकलौता बेटा भी उसी शराब घोटाले वाले मामले में जेल में बंद हो, और ऐसे में उस आबकारी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी आयुक्त निरंजन दास, जो कि फरवरी 2023 में रिटायर्ड हो गए थे, उनसे एक्सटेंशन देकर घोटाला करवाया जा रहा था, वो छुट्टा घूम रहे थे। आखिरकार वो भी गिरफ्तार हो गए और छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जब 15 फरवरी 2025 से आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा आज की तारीख तक जेल में हैं, और छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री के इकलौते पुत्र चेतन बघेल भी बीती 18 जुलाई से अब तक जेल में बंद हैं, तो निरंजन दास, जो कि आबकारी कमिश्नर थे, उन्हें कौन बचा रहा था और आखिर वो अब तक कैसे बचे हुए थे? यहाँ सवाल तो उठता ही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार जब निरंजन दास गिरफ्तार हो ही गए हैं, तो गहराई से समझना होगा। इस मामले में दो अलग अलग एजेंसियां पड़ताल कर रही है, एक ईडी, दूसरी ईओडब्ल्यू। फिलहाल रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू जो आगे कार्रवाई करने वाली है, उसके बारे में हमारे पास भी ठोस जानकारी है। कांग्रेस से जुड़े हुए शराब घोटाले में संलिप्त कुछ बड़े राजनेता गिरफ्तार होंगे, खासकर राम गोपाल अग्रवाल, जो आज की तारीख तक फरार है और रिकॉर्ड में आज की तारीख तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। इनके पास बिट्टू भैया की ओर से कितनी रकम पहुंचाई गई थी, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। फिलहाल ईडी ने जो 5वां पूरक चालान प्रस्तुत किया है, उन 7000 पन्नों के लंबे चौड़े चालान के कुछ अंश बेहद रोचक हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री और उनकी कुछ ज्यादा ही खासम खास राज्य प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच की अधिकारी सौम्या चौरसिया आईएएस अधिकारियों को व्हाट्सएप चैट में गाली देती थी। ग्रुप का नाम था बिग बॉस। ये व्हाट्सएप ग्रुप बिट्टू भैया यानी चेतन बघेल के देखरेख में चलता था। वैसे सौम्या चौरसिया के बारे में पप्पू बंसल ने भी सब बातें साफ साफ बता दी, क्योंकि आहत और पीड़ित तो वो भी था, क्योंकि सौम्या चौरसिया के जिस तरह से पर निकल आए थे, उससे आईएएस और आईपीएस अधिकारी परेशान थे। परेशान होने से ज्यादा अपमानित महसूस करते थे। इसी अपमान का जिक्र अपने आरोप पत्र में ईडी ने भी किया है कि सौम्या चौरसिया उन्हें व्हाट्सएप में गाली देती थी, जिम्मेदारी के साथ लिखा करती थी। जिन जिन अपशब्दों को लिखा गया, वो सारे व्हाट्सएप चैट बरामद हो चुके हैं। यहाँ एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूँ, फिलहाल ईडी ने 7000 पेज का आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। ईओडब्ल्यू की अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ईडी ने जिन 22 लोगों को आरोपी बनाया है, उनके नामों पर यदि आप गौर करें तो इससे कहीं आगे, इससे कहीं अलग ईओडब्ल्यू ने 3200 करोड़ के घोटाले की बात की है, जबकि ईडी की ओर से यह फिगर 2174 करोड़ का है। ईडी के द्वारा बनाए गए उन 22 सफेदपोश आरोपियों के बारे में एक बार फिर आप जान लीजिए, जिसमें 2 जिम्मेदारों का जिक्र तो मैंने पहले ही कर दिया, कवासी लखमा आबकारी मंत्री और भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल, जो फिलहाल जेल में हैं। इनके अलावा जो 20 अन्य आरोपी हैं, उनमें रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अरविंद सिंह, अमित सिंह, तिलोक सिंह ढिल्लन, मेसर्स आदिप एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पेट्रोसन बायो रीफर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड। अनवर ढेबर के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह अरुणपति त्रिपाठी, ये दोनों ही जेल में हैं। और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और इस डिस्टिलरी के संचालक नवीन केडिया, ये भी आरोपी हैं। इसी तरह एमएस भाटिया वाइन मर्चेंट, इनकी कंपनी, और ये खुद आरोपी हैं। सुरजीत सिंह भाटिया, जो वेलकम डिस्टिलरी से संबंधित हैं। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, जो शराब कारोबारी हैं। सिद्धार्थ सिंघानिया, एमएस टॉप सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओम साई बेवरेज, दिशिता वेंचर्स, मेसर नेक्स्ट जेन इंजीटेक, ये वो हैं जिनके नाम साफ तौर पर उजागर है। इनमें से कुछ जेल में हैं और जो जेल जाने वाले हैं, अब यकीन मानिए उनके नाम सबसे पहले हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उन नामों की सूची भी है, लेकिन हम थोड़ी प्रतीक्षा आधिकारिक घोषणा की कर रहे हैं। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अब यकीन मानिए अभी हालात ऐसे हैं, जो जेल नहीं गए हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है कि जिन शराब निर्माता डिस्टिलरी का नाम आरोपियों की सूची में है, उनका नाम कोई और नहीं बल्कि अनवर ढेबर, जो खुद जेल में हैं। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया था और एक बड़ा वाजिब सा प्रश्न खड़ा किया था, जब शराब निर्माता कंपनी भी इसमें शामिल है
तो आखिर उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है जिनसे आज शराब खरीदी जा रही है। तो ऐसे में थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा कि आखिर फरवरी 2019 में रायपुर के जेल रोड स्थित होटल वेनिंगटन में कौन बड़े बड़े शराब निर्माता फरवरी 2019 में उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें नवीन केडिया, भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया और प्रिंस भाटिया शामिल हुए थे। जबकि वेलकम डिस्टिलरी की ओर से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल और उनके साथ हीरालाल जायसवाल और नवीन केडिया के जनसंपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर इसी मीटिंग से तो डिसाइड हुआ था, जहां अभी हाल में ही गिरफ्तार पुराने आयुक्त के कहने पर विशेष सचिव एपी त्रिपाठी अरविंद सिंह के साथ मौजूद थे। इस मीटिंग के बारे में ईडी ने बताया है कि अनवर ढेबर ने यह मीटिंग बुलाई थी कि किसे प्रति पेटी कितनी कमीशन देनी है और शराब का रेट भी बढ़ाकर किस तरह से डिस्टिलरी यानी शराब निर्माताओं को फायदा पहुंचाना है। आज की तारीख में बताया जा रहा है पुरानी बढ़ी हुई रेट आज भी कायम है। बढ़ी हुई दर पर शराब निर्माता कंपनी शराब बेच रही है। इससे राजकोष में तो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा मिलती है, लेकिन शराब के शौकीनों की जेबें ढीली हो जाती है। साथ में गहराई से समझने वाली बात यह है कि बढ़ी हुई रेट का क्या अभी भी 20 से कोई कमीशन लेता है। इस बारे में हमारी पड़ताल चल रही है। धीरे धीरे सारी जानकारियां सामने आ रही है। मौजूदा हालात में जीरो टॉलरेंस की नीति पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है। उनके विरुद्ध विपक्ष स्वाभाविक रूप से आवाज उठा रहा है, लेकिन पुराने भ्रष्ट और बेईमान नेता अधिकारियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो रही है उससे आम जनता खुश है। ये दावे से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आम जनता की राय आती है। यही असल सर्वे होता है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि पुराने नान घोटाले वाले मामले में भी डॉक्टर आलोक शुक्ला की गलतफहमी दूर हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन फिक्स कर दी। ईडी को 3 महीना और ईओडब्ल्यू को 2 महीने का समय दिया है। यहां से नान घोटाले के बारे में भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। फिलहाल नान घोटाले में भी छापेमारी शुरू हो गई है। जैसे शराब घोटाले वाले मामले में किसी से कोई मुरब्बत नहीं की गई, गहराई से पड़ताल की गई। भले ही ये मामला कांग्रेस के नेताओं को अच्छा न लगे, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री का परिवार जुड़ा है, पुराने आबकारी मंत्री जुड़े हैं। स्वाभाविक रूप से इतने दाग होने के बावजूद यदि कोई संवेदनशील विचारधारा वाला व्यक्ति होता प्रश्न खड़ा करता, लेकिन ऐसा होता नहीं। बड़ी ही बेशर्मी के साथ सड़कों पर निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो जनता के सेवक हैं। धन्य हैं ऐसे सेवक। इनके बारे में मैंने पहले ही बहुत कुछ बताया है। आगे मैं नान घोटाले के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ वो भी कम हैरान करने वाली जानकारी नहीं है। जब भूपेश बघेल विपक्ष में थे तो खूब जोर जोर से लाल डायरी का जिक्र किया करते थे, बताते थे कि लाल डायरी में फलाने फलाने का नाम है, भाजपा नेताओं का नाम है, जिसे दबा दिया गया। 5 साल मुख्यमंत्री थे, न तो वो लाल डायरी मिली, न तो नेताओं का नाम उजागर हुआ। आज जब कार्रवाई हो रही है तो आप यकीन मानिए दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नान घोटाले मामले में जो नई कार्रवाई हुई है उसमें हम ये कह सकते हैं कि घोटाले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को करारा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानतें रद्द कर दी है। इस तरह से जब सुप्रीम झटका लगी गया है तो कोर्ट कचहरी का और तारीख पे तारीख का खेल भी खत्म हो गया है। बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले खुद को पाक साफ दिखाने के लिए डॉक्टर आलोक शुक्ला स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने खुद ही पहुंच गए। वकील के कहने पर यह होशियारी करने गए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके इस तरह से सरेंडर करने की कोशिशों से आपके दामन से दाग नहीं हट जाता। ढेर सारे आरोप हैं और उसके पहले जो सबूत मिले हैं वो सबूत चीख चीख के कह रहे हैं। शीर्ष स्तर से ही नान घोटाला हुआ था जो फरवरी 2015 में उजागर हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित करने को सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम यानी नॉन के 25 परिसरों में एक साथ छापा मारा था। आप सोचिए जब एक साथ 25 जगह छापा मारा गया होगा तो कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग होगी। छापे के दौरान 10 साल पहले 3 करोड़ 64 लाख रुपए नगद मिले थे। छापे के दौरान इकट्ठा किए गए चावल और नमक के नमूनों के गुणवत्ता की भी जांच की गई थी।
वह भी गरीबों को बांटे जाने वाले नमक और चावल को इतने घटिया स्तर में उपलब्ध करवाया गया था कि जिससे आम आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकता। इस मामले में डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा तो किसी तरह बचते रहे, लेकिन इस मामले से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आ गया जब भूपेश बघेल की सरकार रहते हाई कोर्ट के सरकारी वकील को मैनेज कर पूरी न्याय व्यवस्था को ही खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा रंगे हाथों ये घोटालेबाज फिर से पकड़े गए। लेकिन इस बार ये दो नहीं थे बल्कि एक और नाम जुड़ गया। वो नाम था तब के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, जिनके विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने असम्यक लाभ दिलाने के मकसद से अपने कर्तव्यों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में साफ तौर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की। ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया कि ऐसा करने के लिए इन तीनों ने मिलकर एक संगठित गिरोह जैसा बनाकर आपराधिक षड्यंत्र किया और उच्च अधिकारियों को प्रतीकात्मक दस्तावेज और विभागीय जानकारी में बदलाव तक करवा दिया। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ दर्ज मामले को इस तरह से प्रभावित किया जा सके जिससे आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल जाए। जब यह भांडा फूट गया तो उसके बाद ईओडब्ल्यू की ओर से डॉक्टर आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा के साथ सतीश चंद्र वर्मा और अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7, 7 का 8 और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195A, 166A और 120B के तहत अपराध दर्ज किया गया। मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं, अब निकट में कोई चुनाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा, न लोकसभा, न नगरीय निकाय और न तो पंचायत चुनाव, यानी बिना चुनाव के मौसम के जो कार्रवाइयां हो रही है संयोग से भूपेश बघेल के करीबियों के विरुद्ध हो रही है। लेकिन भूपेश बघेल की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये प्रश्न उठता रहेगा कि क्या इसमें भी कोई राजनीति हो रही है। चलिए, भूपेश बघेल की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो बाकी का क्या, जो उनके करीबी थे, सफेद पोस्ट थे, गैर सरकारी थे, उनका भी तो नाम घोटाले में जुड़ा है। तो इस बारे में भी जानकारी मिली है। धीरे धीरे सबकी गिरफ्तारी होगी। ये इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ नए नए आरोपी बन रहे हैं, वो भी कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस की ऐसी एक विधायक का ऑडियो मार्केट में आया है, सोशल मीडिया में आया है, 2 दिन पहले हमारे पास आ चुका था, लेकिन हम तब से इस वीडियो की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस की एक चुनी हुई महिला विधायक की आवाज सुनाई दे रही है। अब उस महिला विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता दिया है दिसंबर 2024 का है, ये तो एआई से कुछ एडिटिंग की गई है। आप भी सुन लीजिए इस एआई वाली आवाज को, जिसे कांग्रेस की जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ की विधायक शेषराज हरबंश इंकार कर रही है। आप आवाज सुनिए, इसके बाद मैं कुछ गहरी बातें बताता हूँ। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? बात किया हूँ। हाँ। तो दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ। 3 लाख को ना अभी दे देते हैं 28 या 29 को, फिर ना हाँ। इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 करा देंगे, ऐसे करके बोल रहे दीदी। थोड़ा सा किसके 3 को दोगे? तो उस दिन को किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके, और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को, तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम, मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। वो कर लो, मैं एसडीएम से काम चला लूंगी, कलेक्टर को समझा लूंगी, मेरे में का दे दूंगी, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगले महीने से ध्यान रखना। कुल मिला के आप जो आवाज सुन रहे हैं वो दिसंबर 2024 की बताई जाती है, जो अवैध रेत खनन के मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश और अधिकारियों के बीच 10 लाख की डील होने की बातें बताई जा रही है। वायरल ऑडियो में रेत के अवैध उत्खनन के लिए उस समय के कलेक्टर को 2 लाख, एसडीएम को 2 लाख और विधायक को 5 लाख के अलावा राघवेंद्र नामक किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने की बातचीत हो रही थी। आज इस बातचीत से विधायक महोदया इंकार कर रही हैं और बता रही हैं कि कोई रोशन भास्कर और राजेंद्र भारद्वाज नामक व्यक्ति उन्हें फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि दावा किया जा रहा है ये दोनों ही विधायक से लेन देन की बात कर रहे थे। 50 साल की कांग्रेस की महिला विधायक शेषराज हरबंश इस बात से इंकार नहीं करती। जो वीडियो सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है उसमें से एक ठीक है
और एक को AI से एडिटिंग की गई है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति का इतना ही बुरा हाल बने रहेगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उस पर काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। देश और समाज के लिए अच्छे लोग अपना योगदान दें। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में ही है। योग्य, पढ़े लिखे और चरित्रवान लोग राजनीति में आए, देश की सेवा करें। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत जल्दी किसी बड़े खुलासे के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।